दोस्तों, हमारे पास आ चुका है क्लास 12th हिंदी का पेपर 2024 हिंदी का पेपर है। सेट नंबर था 301 डीडी ये पेपर था। आइए इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और कैसे पेपर आता है क्लास 12th हिंदी का। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि पेपर नज़दीक आ चुका है। तो आप सभी को पेपर कैसा आता है ये पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पेपर जो आपका मिलता है उस समय 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आपको इसको पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। कह भी रहा है कि 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक, इसके देखिए, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। दोनों खंड में किसी के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 2 खंड है, दोनों प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। खंड का क्या कह रहा है? निम्नलिखित, देखिए अब यहाँ से खंड का शुरू हो रहा है। निम्न में से कृत एवं कृतिकार का एक गलत युग्म है। प्रेम सागर लल्लूलाल, प्रेम सागर जो रचना है लल्लूलाल की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदरा मिश्र की है। चंद्रवरण की महिमा किशोरीलाल गोस्वामी, ये रचना इनकी नहीं है। चंद्रवरण की महिमा जो होती है, चंद्रवरण की महिमा, ये किशोरीलाल गोस्वामी की रचना नहीं है। भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजन की ये रचना है। ठीक, तो इनमें से देखिए ये तीनों सही हैं, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या कह रहा है? रचना और कृतिकार से मेल नहीं खा रहा है। तो इसका आंसर ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ये होगा, तीसरा ऑप्शन। अब दूसरा प्रश्न है कि गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं, किस युग के हैं? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग या फिर स्वतंत्र युगोत्तर युग। तो देखिए, गुलाब राय जो निबंधकार हैं वे हैं द्विवेदी युग के निबंधकार हैं गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, द्विवेदी युग। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास क्या है? त्यागपत्र। तो देखिए, त्यागपत्र जो है ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक, और शत्रुचक्र, पार्वती पथिका, चारुचंद्र लेख, ये सब जो रचनाएं हैं जैनेन्द्र कुमार की नहीं है। चारुचंद्र लेख ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा किसकी रचना है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक, साहित्य साचार, पुनर्वा, सहज साधना, विचार और वितर्क। देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध संग्रह है वो विचार और वितर्क, ये किसका? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा डायरी विधा की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो डायरी विधा की नहीं है? ज्यादा अपनी कम पराई, निठल्ले की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, रोजाना मंचा। तो देखिए, ये जो रोज नमंचा जो रचना है ये डायरी विधा की रचना नहीं है। बाकी ये रचना ये क्या है? डायरी विधा की है। क्या है? डायरी विधा, ये डायरी विधा की रचना है। तो ये रोजाना मंचा जो है ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। कौन से कवि है जो प्रगतिवादी नहीं है? देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये कवि जो हैं ये प्रगतिवाद युग के कवि नहीं हैं। जबकि केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर और त्रिलोचन शास्त्री, ये तीनों कवि जो हैं ये प्रगतिवाद युग के कवि हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। देखिए, किसने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या सच्चिदानंद सिन्हा वात्स्यन अज्ञे ने। देखिए, इसको सच्चिदानंद सिन्हा वात्स्यन अज्ञे ने कहा था। ये एग्जाम में भी पूछ लेता कि अज्ञे का पूरा नाम क्या होता है। ठीक, तो देखिए अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम महाकृति है कामायनी, लहर, आंसू, चित्रधार। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति जो है कामायनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ये कामायनी बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक, प्रथम है, जबकि लहर, आंसू ये भी इनकी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, लेकिन जो प्रथम काव्य कृति है वो कामायनी ही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से दूसरा तार सप्तक में प्रकाशित कवि हैं।
जो दूसरा तार सप्तक था, सप्तक देखिए यहाँ पर लिखा है तार सप्तक है, तो दूसरा तार सप्तक जो प्रकाशित है उसमें कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमी चंद्र जैन। तो देखिए जो दूसरा तार सप्तक है प्रकाशित हुआ उसमें कवि जो थे वो धर्मवीर भारती दूसरे तार सप्तक में कवि हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा पर, लोकायतन पर, काला और बूढ़ा चांद पर, युगमणि पर। देखिए सुमित्रानंदन पंत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो काला और बूढ़ा चांद पर मिला था। किस पर मिला था? काला और बूढ़ा चांद पर मिला था। ठीक, अब देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू होता है तीसरा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 गुणे 2 बराबर 10 अंक का ये प्रश्न है। ठीक, राष्ट्र का तीसरा अंग जन संस्कृति है, जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कम बद्रमात, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास में अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के संग्राम भूमि में जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्व स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति के विराहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन के विपट का पूर्ण संस्कृति है। देखिए ये एक पैराग्राफ दिया गया है और इससे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रश्न कौन से पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। इस जो ये गद्यांश दिया गया है इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, किसी राष्ट्र का लोभ कब समझना चाहिए, संस्कृति क्या है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। ठीक, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसे संदर्भ कहते हैं। ठीक, संदर्भ कहते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो गद्यांश दिया गया है ये राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक, राष्ट्र का स्वरूप जो है इसके लेखक जो है राष्ट्र के स्वरूप का यह वासुदेव शरण अग्रवाल। और दूसरा कह रहा, अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए जो रेखांकित अंश यहाँ पर ये किया गया डॉट डॉट रेखा की गई है इसकी इतनी लाइन की आपको व्याख्या भी करना है। तो ये था तीसरा प्रश्न। अथवा यहाँ पर देखिए अथवा में दिया है या फिर इस गद्यांश को कीजिए या इसके आगे जो गद्यांश है उसको करना है, किसी एक को करना है। देखिए दूसरा गद्यांश ये दिया गया है, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश की या असुर आए, आर्य आए, शाक आए, हुड आए और नाग आए, यक्ष आर गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेकों आर्य और आयोत्तर उत्पादनों का मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियाँ का भार ले हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम भी कभी, बुकुल की भी, चंपे भी की भी, सब क्या हमें मालूम है। जितना मालूम है उसी का अर्थ स्पष्ट हो सका है। देखिए ये दूसरा गद्यांश है। आपको या पहला गद्यांश या दूसरा गद्यांश में से किसी एक को करना है। यहाँ पर कह रहा किसने किसको महामानव समुद्र कहा है, आज के भारतवर्ष के निर्माण में किनका सहयोग रहा है, उपदान और बकुल शब्दों का अर्थ लिखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 5 प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक, अब यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है चौथा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक गद्यांश था, अब पद्यांश है। देखिए पद्यांश के लज्जाशील पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वासना, तू सुंदरी को जो थोड़ी सी भ्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मैलताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत जो दिखावे। तो इस प्रकार ये पद्यांश दिया गया है। और पद्यांश को देखिए यहाँ पर पद्यांश से भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। कह रहा लज्जाशील शब्द इसके लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। ठीक, किसके लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा वियोगिनी राधा पवन दूतका से
किसकी क्लांतियों को मिटाने का निवेदन करती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विकृत वासना शब्द का अर्थ लिखिए। कमल मुख में अलंकार को निरूपित कीजिए। अगला प्रश्न का उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर पवन दूत का, यहाँ से आपको वैसे ही पता लग जाना चाहिए कि जो गद्य पद्यांश दिया गया है पवन दूत का। ठीक, तो दोस्तों ये अगला पद्यांश देखिए। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मर्तमानों की विजय का तूर हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। ठीक, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्नंदन चलाता हूँ। ये पद्यांश दिया गया है। इस पर भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आइए देख लेते हैं। किसके सामने समय का ब्याल कांप जाता है। अगला है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। वनराज और स्तनदान शब्दों के अर्थ लिखिए। अंध ताम के भाल का पावक जलाता हूँ, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछे गए थे जिनको आपका इस पद्यांश से आंसर देना था। ठीक, यहाँ से अब देखिए 5वां प्रश्न आपका शुरू होता है। 5वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है और उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। चाहे आप कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या प्रोजी सुंदर रेड्डी या जयनेंद्र कुमार, इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम समय शब्द सीमा जो है 80 शब्द सीमा में आपको लिखना है अधिकतम शब्द सीमा। कौन कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन तीनों में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है? जीवन परिचय उनका भी लिखना है। अब देखिए यहाँ से 6ठा प्रश्न है आपका, लाटी की कहानी के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। ठीक, अथवा में प्रश्न क्या दिया हुआ है? अथवा बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। अथवा में चाहे आप लाटी की कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कर सकते हैं या फिर बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। ठीक, किसी एक को आपको करना है। 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न पत्र का उत्तर लिखिए। आप जो खंडकाव्य पढ़ रहे हैं, जो स्वपठित आपके द्वारा जो कॉलेज में लग रहा है, वहां से किसी एक खंडकाव्य पर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर अर्जुन का चरित्र चित्रण करना है। रसमरथी खंडकाव्य के 5म सर्ग की घटना का उल्लेख करना है। अथवा में दिया हुआ है पहले का। ठीक, तो इस प्रकार देखिए यहाँ त्यागपथी खंडकाव्य का भी दिया है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दिया गया, मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य की घटनाओं पर दिया गया है और सत्य की जीत पर दिया गया है, आलोक वृत्त पर दिया गया है। ठीक, तो ये खंडकाव्य हैं। आपके कॉलेज में जो खंडकाव्य चलता है उस पर आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपका देखिए 8वां प्रश्न क्या होता है, शुरू होता है। 8वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दो संस्कृत गद्यांश दिए गए, इनमें से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। देखिए पहला क्या है, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य चा भास भारवी भावभूत योदो महाकाव्यम सभी के ग्रंथम अदापि पाठकना। इस प्रकार ये पहला गद्यांश कुछ दिया गया है। ठीक, अथवा में दूसरा गद्यांश है। दूसरा गद्यांश क्या है, महामानविस्वन् मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठ परिवारे अभवत्, अस्यः पिता पंडित ब्रजनाथम मालवीय संस्कृतस्य सामान्यः विद्वान् आसीत्, अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालाया राजकीय विद्यालय। इस प्रकार ये अगला गद्यांश दिया है। तो इनमें से किसी एक गद्यांश को आपका संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए 2 पद्यांश दिए गए, इनमें से किसी एक पद्यांश पे आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। आइए देखते हैं पद्यांश क्या है। प्रजना विद्याधनयाद रक्षणान भरणदापि सा पिता
पिताश्रमसा केवलम जन्म होता, अथवा फिर दिया है विद्या विवदाय धनम मदाय सापि परेशा पीड़ना। इस प्रकार का श्लोक, 2 श्लोक कुछ दिए गए हैं, आप इनमें से किसी एक को संदर्भ सहित अनुवाद कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से आपका 9वां प्रश्न शुरू होता है। 9वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है संस्कृत में। क्या है? काकः उल्लूकस्य विरोधम कथम अकरोत्। दूसरा है कवि जलम किमर्थम आदते। तीसरा प्रश्न है दयानंद्यम पितु नाम किम आसीत्। चौथा प्रश्न है चीन भारत देशो कस्मिन् धर्मे निष्ठवंतो। ये 4 प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों को आपका आंसर आपको देना है। 10वां प्रश्न शुरू होता है। 10वें प्रश्न में पहला है श्रृंगार रस अथवा रौद्र रस। श्रृंगार रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। 1-1-2 नंबर, 1 अंक आपको परिभाषा पर, 1 अंक उदाहरण पर मिलने वाला है। फिर दुखा है कि श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। आप श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं, किसी एक पर लिखना है। अगला प्रश्न है 12वें छंद अथवा इंद्रध्वजा छंद का 100 उदाहरण परिभाषित कीजिए। देखिए, आप चाहे 12वें छंद या फिर इंद्रध्वजा छंद, किसी एक छंद पर आपको 100 उदाहरण सहित परिभाषा देना है। अब यहाँ से प्रश्न 11 शुरू होता है। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना चाहिए। आप गरीबी उन्मूलन में जनसंख्या निवारण का महत्व लिख दें, प्राकृतिक आपदाएं कारण और निवारण पर, महिला सशक्तिकरण और उसके परिणाम पर, कंप्यूटर की उपयोगिता पर, साहित्य का उद्देश्य। ये 5 टॉपिक दिए गए हैं। किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। और अंक क्या मिलने वाले हैं आपको? 9 अंक का ये प्रश्न है। 2 + 7 टोटल 9 अंक का प्रश्न है ये। तो आप आसानी से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए 12 नंबर का प्रश्न शुरू होता है। 12 नंबर का प्रश्न क्या है? पवित्राम का संधि विच्छेद होगा क्या? पेइत्रम, पवित्रम, पवित्रम, पोइत्रम। तो इससे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अगला प्रश्न है कि योद्धा का संधि विच्छेद क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। योद्धा का संधि विच्छेद जो होगा यहाँ से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्तरता का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्दोष का में समास क्या होगा? निर्दोष में समास क्या? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। कौन सा समास है? और अगला प्रश्न है कि चराचरम में समास है। चराचरम में क्या समास है? कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक, अब यहाँ से देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न क्या है? वो कह रहा है नित्वा शब्द में प्रत्यय है। नित्वा शब्द में प्रत्यय क्या है? कत, कत्वा, अत्यवत्वा। तो कौन सा प्रत्यय है? यहाँ से आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ईयान में प्रत्यय है अनियार, मतुप, वतुप, त्यत। तो इसका सही आंसर क्या है? आप यहाँ से दे सकते हैं। अब देखिए खा प्रश्न है, इसमें रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। देखिए कह रहा है कि रेखांकित जो है इसमें से किसी एक विभक्ति लिखिए और इसका नियम क्या कहता है, नियम भी लिखना है आपको। हा कृष्ण भक्तम देवभ्यम स्वाहा तम मायम सावर्थम अपरतम चल। 3 प्रश्न हैं, किसी एक को आपको करना है। ठीक, एक को करना है। ठीक, अब अगला और लास्ट प्रश्न है, सबसे लास्ट प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपने अपने माता पिता के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए 10 दिन का अवकाश मांग की गई हो। देखिए आपको एक अवकाश पत्र लिखना अपने प्रधानाचार्य को जिसमें आप अपने माता पिता के साथ केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और 10 दिन का आपको अवकाश चाहिए। तो आपको अवकाश लिखना है। देखिए 8 नंबर का ये जो है ये है प्रश्न प्रार्थना पत्र लिखने का। तो दोस्तों ये हमने पूरा पेपर सॉल्व किया, उसको देखा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम हिंदी के पेपर में। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने देखा होगा और समझ में आया होगा कि पेपर का पैटर्न कैसे रहता है। आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।